हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आइए सर, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। कल हमने अलीगढ़ आंदोलन तक की बात करी थी। आज उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस पर जो मॉडर्न इंडिया के हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जितने लोग भी अभी प्रेजेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन प्रेजेंट है जी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। नाम बताओ, मतलब नाम नहीं, कम से कम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो बोलो। कौन कौन है प्रेजेंट? सो गए क्या सब लोग? एक आदमी मुझे सो हो रहा है। हेलो, जल्दी बोलो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। शुरू करते हैं क्लास। आइए, कल हमने अलीगढ़ आंदोलन तक की बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना डॉक्टर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जितेंद्र, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसको बाद में इसका नाम बदल के अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये अलीगढ़ आंदोलन है, इसकी शुरुआत अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि सर सैयद अहमद खां ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल साबित करी थी और कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक ही नदी के दो किनारे हैं। जैसे इन नदी के किनारे से नदी बन नहीं सकती, वैसे ही इन दोनों के हित के, मतलब दोनों का हित समान है, दोनों के बराबर, दोनों के हित से ही भारत का हित बनता है। लेकिन जब ये सांप्रदायिक हुए तो उनके स्टेटमेंट बदल गए और इन्होंने कहा कि जैसे दोनों नदी के किनारे मिल नहीं सकते, वैसे ही हिंदू मुसलमानों के हित नहीं मिल सकते। तो ये अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बताइए जी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु थे, उनके द्वारा की गई थी। राइट आंसर ही सी। क्यों भाई? खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर मैं रजनीश हूँ। अच्छा, वो रजनीश हो तुम, मैं जितेंद्र समझता था। ओके रजनीश, ठीक है। तो 150 का खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ 1919 में। और आप देखेंगे कि तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था, उनके पद से हटा दिया था, जिससे सभी विश्व के मुसलमान उसके फेवर में, उसके रिक्वेस्ट, उसके आदर में उठ खड़े हुए। और भारत के मुसलमानों ने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें अली बंधु थे। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया जी, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। क्यों? उनका कहना था कि ये सही वक्त है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन किया और इस आंदोलन को सहयोग किया। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, अली बंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151, 151। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था। किसने किया था जी? चलिए 151 का आंसर बताइए। 151 का आंसर डिंपल, वेरी गुड। राइट आंसर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जो बारदोली आंदोलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब उसको नेतृत्व प्रदान किया था। तो राइट आंसर ए होगा 151 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को डैश के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए भेजा था। कौन था जी? राइट आंसर बताइए। यहां पर तीन क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। तीन क्वेश्चन 152 में छुपे हुए हैं, जिनसे घुमा के तीन तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, जहांगीर के दरबार में। आपको मालूम है तीन क्वेश्चन मैंने कहा। पहला क्वेश्चन 1608, दूसरा कैप्टन विलियम हॉकिंस, तीसरा क्वेश्चन सूरत। ठीक है, तो आप देखेंगे तीन क्वेश्चन इससे बने। तो 1608 ईस्वी में आप देखेंगे कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए आगरा पहुंचा था। ठीक है, और
उसने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करी। ऐसे ही इसके बाद सर टॉमस रो आया था बॉस, सर टॉमस रो, ठीक है, ये आया था 1613 में, और इसने भी आप देखेंगे मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है, ठीक है। अब मसूलीपट्टनम में, तो मसूलीपट्टनम में इसने फैक्ट्री खोलने की अनुमति पर, तो पहला अंग्रेज था, उसका नाम था कैप्टन हकिंस, और दूसरे अंग्रेज का नाम था सर टॉमस रो, ठीक है। ये दोनों ही आए, और इन दोनों ने भारत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए किससे, जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, बताइए जी, आंसर दीजिए। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 153, क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 153, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बताओ जल्दी, आंसर बताओ इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है डिंपल, राइट आंसर इज कैनिंग। कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की अपने टाइम पीरियड में, मतलब नया डिपार्टमेंट शुरू किया हर मंत्रालय में, ठीक है। तो ये ऐसी शुरुआत करने वाला ये पहला शासक था जिसने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, कैनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ये मैंने तुम लोगों को आंसर बता रखा है, इसके बारे में आप लोगों को पता है। राइट आंसर बताओ, राइट आंसर सब लोग फटाफट रिप्लाई करें। राइट आंसर इज ए, वेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको मालूम है 1833 के एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, और इस पद पर आप देखेंगे विलियम वेंटिक को बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर बताइए। 155 का आंसर बताइए कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर दो। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? सब लोग आंसर दे, रोहित, रजनीश, डिम्पल, फटाफट, नवीन भी आ गया। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर सी, मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। मैडम बीकाजी कामा ने कई सारे रेवोल्यूशन किए, और इनके द्वारा आप देखेंगे कई सारी क्रांतियों में सहयोग किया गया उग्रवादियों के साथ मिलकर, तो बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 156, राइट आंसर बताइए। ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था जी? कब लड़ा गया था? 1757 में। और ये इस समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था इस टाइम पीरियड में, बताना। दूसरा वाला जो है वो युद्ध कब, कौन सा है? बिल्कुल बक्सर का युद्ध, ठीक है। और एक इस समय भी युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध कौन सा था इस टाइम में? एक 1760 में लड़ा गया, ये कौन सा युद्ध था? वांडीवास, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्रपति शिवाजी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे जी? छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर दीजिए। छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? नहीं डिम्पल, एक बार और सोचो। बापा देव भी नहीं है रोहित, बापा देव भी नहीं है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। पहले इनके गुरु थे
जिनके अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे वो थे कोंडदेव, ठीक है। और दूसरा है बी रामदास। राइट आंसर इज रामदास है। रामदास इनके राजनीतिक गुरु थे शिवाजी के। तो राइट आंसर इज बी होगा, ठीक है। राइट आंसर इज बी, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158, आंसर दो। 158 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर दीजिए। केसरी और मराठा, ये किसने लिखा था भाई? केसरी और मराठा, बताइए जल्दी, बताओ। केसरी और मराठा, राइट आंसर इज ए, तिलक। केसरी जो है ये लिखा था इन्होंने मराठी में, और द मराठा लिखा था अंग्रेजी में, ठीक है। ये कि इनके द्वारा, तिलक के द्वारा एक और किताब लिखी है जी, उसका नाम है गीता रहस्य, मालूम है ना? गीता रहस्य एक किताब ये भी लिखी है, ठीक है। तो राइट आंसर इज है ए, तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। ये कह रहा है भारतीय असंतोष का जनक या अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को किसने कहा था? ये तो कहा जाता है कि ये अशांति के जनक थे, लेकिन इनको ये वाला टैगलाइन किसने दिया था? बताओ भाई आंसर। अपन ने पहले ये देख रखा है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, उसका आंसर है लोकमान्य तिलक, लेकिन इनको ये टैगलाइन दिया किसने था? राइट आंसर बताइए जी। गौतम आ गए आप भी, सब लोग बताओ भाई फटाफट। राइट आंसर इज बी, वैलेंटाइन चिरोल। सिरोल, इनको चिरोल बोलते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने ये ना टैगलाइन दिया था इनको, बाल गंगाधर तिलक को। क्यों भाई? तो ये जब भी बाहर रहते थे, घर से बाहर, तब ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्सट्रीमिस्ट एक्शन लेते थे कि इनको जेल में, ये अपने जीवन काल के मतलब क्रांति के दौरान मैक्सिमम टाइम जेल में ही रहे, क्योंकि जब भी बाहर रहे तब तक इन्होंने कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना या लोगों को यूनाइट किया या ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज परेशान हो जाते थे इनसे। इसलिए वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा था। तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160। 1857 की क्रांति के बाद नाना साहब पेशवा कहां चले गए थे? कहां चले गए भाई? राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 160 का, 160 का राइट आंसर दीजिए। नाना साहब पेशवा कहां चले गए? कहां चले गए भाई? बताओ। 160 का राइट आंसर दो। 160 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर। राइट आंसर ए है, कानपुर। कहीं गए नहीं, कानपुर में ही इनको डिफीट किया। ठीक है, क्रांति में। बिल्कुल रोहित, कानपुर से ही लड़े, तात्या टोपे और नाना साहब, इन दोनों ने, और वहीं पर इनकी ही परिणति हो गई। ठीक है, ये कहीं गए नहीं। घुमाने के लिए पूछा है कहाँ गए, लेकिन राइट आंसर इज ए, कानपुर ही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर दो। कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 161 के आंसर बताओ भाई। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस। ये ध्यान रखिएगा, 100, ये 38 और 39, 1939, इन दोनों के अध्यक्ष कौन कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 139 में जो त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको रिजाइन कर दिया था इन्होंने। ठीक है, और रिजाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे बाकी अधिवेशन के अध्यक्ष। और इसी त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पट्टाभी सितार मैया को खड़ा किया था सुभाष के अगेंस्ट, जिसमें ये हार गए। और गांधी जी ने
गांधी जी रुष्ट हो गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए अब एक और मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सरप्राइज क्वेश्चन। सरप्राइज एक क्वेश्चन ये है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बताइएगा जी। रोहित, गौतम, रजनीश, डिम्पल, नवीन, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल डिम्पल, वेरी गुड भाई। उस समय अधिवेशन हुआ था बनारस में। एक मिनट, बनारस में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 का अधिवेशन हुआ था। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी बोस ने किस पार्टी की स्थापना करी थी? बताओ भाई, आंसर बताइए। 162 का किस पार्टी की स्थापना करी थी? गौतम सर 161 का आंसर, 161 का आंसर मेरे लाल, अभी तो एक्सप्लेनेशन दिया। सुभाष चंद्र बोस थे और 139 1939 के भी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन त्यागपत्र दे दिया था। और उसी त्यागपत्र के बाद ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 139 में, गांधी जी से विवाद हुआ था, उसको छोड़ने के बाद उन्होंने 1939 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी सुभाष चंद्र बोस ने, उसी समय 1939 में। तो इसका 162 का राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसका तो आपको मालूम ही है। तो गौतम इसका राइट आंसर था, ये तो आंसर सही था, मालूम ही था, फिर पूछ रहे हो तुम क्वेश्चन इसका। ठीक है, चलिए अब एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके वेलफेयर के लिए की गई थी? बताइएगा जरा। सर बीच में वीडियो रुक गया था उस टाइम। ओके गौतम, ठीक है। एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके लिए, किसके वेलफेयर के लिए की गई थी? बताइए सर। अच्छा, अरे रोहित, इसका नाम ही है लैंड होल्डर सोसाइटी। नाम नहीं सुना है तुमने? नाम नहीं सुना है, नाम ही, हाँ, लैंड होल्डर बोलते हैं जमींदार को, और इसका नाम ही था लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों, जमींदारी समाज। लैंड होल्डर सोसाइटी किसके वेलफेयर के लिए स्थापित की गई थी? अब हिंदी में तो समझ में आ गया होगा भाई, जमींदारों के लिए। जमींदारों का जो एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेज कर रहे थे, तो उसको, उससे फाइट करने के लिए सभी लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार हैं उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, और वो आपस में मिलके एक साथ, और फिर अपनी जो भी उनका डिससेटिस्फेक्शन था या विरोध था अंग्रेजों से उसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की अंग्रेजों, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 163, क्वेश्चन नंबर 163। बताइएगा, पाकिस्तान शब्द के जनक कौन थे? अपन लोग पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि पाकिस्तान शब्द के जनक के बारे में मैंने तुम लोगों को पहले मतलब ऐसे डिस्कशन हो रहा था तो मैंने बताया था, लेकिन यहां पर उसका आंसर आपको पता है। ठीक है, तो 163 का आंसर है ए, रहमत अली। इसका पूरा नाम था चौधरी, रहमत अली चौधरी। और आपको मालूम होगा कि जिन्ना साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, मतलब गोलमेज सम्मेलन में, वहीं पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये रहमत अली चौधरी जिन्ना से मिला है। ठीक है, जिन्ना से मिला था, और वहीं पर इसने ऑफर किया था पाकिस्तान शब्द का, और कहा कि 5 प्रांतों को
5 प्रांतों को मिला के हम एक नया पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, ठीक है। और इस पर जिन्ना भड़क गए थे कि तुम पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग में जिन्ना का अस्तित्व तो खतरे में पड़ा या उनको लगा कि अब हमारा कोई महत्व तो नहीं है, तो उन्होंने रहमत अली के द्वारा पेश किए गए इस प्रपोजल को आप देखेंगे जमीन पर उतार दिया और कहा वी वांट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, पाकिस्तान की मांग ग्राउंड लेवल पर जिन्ना ने कब रखी थी, किस तारीख को, मतलब कौन से ईयर में पाकिस्तान शब्द की मांग जिन्ना ने कब रखी थी जी, कब। सर सरप्राइज क्वेश्चन क्या था, मैंने अभी बताया कि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब रखी थी। अब समझ में आया रोहित, जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रपोजल कब रखा था कांग्रेस के सामने, आ गया समझ में। बिल्कुल, मुस्लिम लीग का एक लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उसने क्या किया था। अच्छा, इसके पीछे कारण बता सकते हो क्या कि भाई जिन्ना ने 1940 में ही क्यों पाकिस्तान की मांग रखी, इसका कारण बताओगे, इसके पहले क्यों नहीं रखी, बताओ। जो बता देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, इनाम 50,000। 1940 में ही जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग क्यों रखी, मुझे सिर्फ डेट बता दो रीजन का, पूरा लिखना नहीं है, डेट बता दीजिए रीजन का, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मालूम है। अध्यक्ष तो था मेरे लाल, रोहित, अध्यक्ष तो था वो मुस्लिम लीग का, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी मांग लेगा। भाई मान लो उसके पहले भी अध्यक्ष था, तो पहले क्यों नहीं रखी, 1940 में ही क्यों रखा, नहीं मालूम। चलो देखो, बताऊं कि छोड़ दूं, बताऊं कि छोड़ दूं। 23 मार्च ना, सब लोग अगर कहेंगे तो ही बताऊंगा, सब लोग लिखेंगे तभी बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। देखो, मेरी आंखों में देखना, कहीं इधर उधर नहीं देखना है, सीधे प्यार भरी निगाहों से देखिए इधर। देखो, डेट मैं लिख रहा हूं, उस डेट से तुमको समझ में आएगा। 1935, 1937, ठीक है, 1939, ठीक है, ये वो डेट है। अब मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट है इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, ये है जनरल इलेक्शन, और उसके बाद ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसी समय आप देखेंगे इंटरीम इंटरीम गवर्नमेंट। देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको बोलते हैं सामान्य चुनाव, और इसको बोलते हैं अंतरिम सरकार का गठन, और इसको बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। हिंदी में आ गए समझ में। अब देखिए, इसकी स्टोरी समझिएगा। 1935 का जो अधिनियम आया, उसमें आप देखेंगे कि प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया बॉस, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर चुनाव का अधिकार मिला कांग्रेस को, ठीक है। और इस अधिकार के तहत 1937 में 11 प्रांतों में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ठीक है। यह कांग्रेस, और मुस्लिम लीग ने 5 प्रांतों में। अब आपको बताऊं कि इन 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने जीत हासिल करी, और मुस्लिम लीग सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत सकी, बाकी सीटों पर हार गई, और कई मुस्लिम लीग के क्षेत्रों में कांग्रेस विजित रही, ठीक है। यहां पर कांग्रेस की करारी हार होती है,
और फिर इसी जनरल इलेक्शन के आधार पर जो 1937 में हुआ था, इसी आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग को मनाने के लिए इनके जो 2 सदस्य थे उनको अच्छा पोस्ट वित्त मंत्रालय का पद दिया जाता है। लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग जो थी वो जल बरस के जल भून गई। क्यों भाई? तो मुस्लिम लीग के क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत ने मुस्लिम लीग को पेच पिन कर दिया। उन्होंने कहा यार हमारे क्षेत्र में कांग्रेस जीत रही है, मतलब हमारा तो कोई जनाधार ही नहीं है, और अगर हम कैबिनेट में शामिल भी हो गए तो हमारे पास तो सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, और ये तो जब चाहे तब अपन को हटा सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे मुस्लिम लीग को यह बात खटक गई कि भाई अब हमें सांप्रदायिकता का जो कार्ड है वो खेलना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग ओनली फॉर मुस्लिम्स, और अगर हमें सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं खेला तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मतलब मुस्लिम लीग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जनाधार नहीं है। और इस आधार पर आप देखेंगे मुस्लिम लीग ने ये जो सांप्रदायिकता का जो खेल है वो खेलना शुरू किया, और इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति आप देखेंगे दूसरे गलत स्टेटमेंट देना, और कहा कि कांग्रेस हिंदूवादी संगठन है, हमारे हितों के साथ नहीं है, और मुस्लिम लीग ही सिर्फ जो है वो मुसलमानों के हितों को समझती है और उनको ध्यान में रखेगी। और यहां पर ये जो सांप्रदायिक कार्ड खेला गया, उसने क्या किया यहां पर, और फिर अपने अपने पद को बचाने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिन्ना ने 1940 में रहमत अली चौधरी के द्वारा जो बात कही गई थी उसको यहां पर लागू कर दिया और कहा वी वांट पाकिस्तान, हम मुसलमानों के लिए हम इस नए कौम के लिए एक नया देश चाहिए जहां मुसलमानों के हित सुरक्षित होंगे। और इसके पहले आप देखेंगे कई बार बंगाल बिहार में सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे ऑलरेडी, इस समय भी हुए, और इस तरह से मुसलमानों को डराया गया और डरा के कहा गया कि यहाँ तुम्हारे हित सुरक्षित नहीं है, अगर तुम अपना हित सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने लिए एक नया देश लेना होगा। समझ में आई बात? रोहित क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल, यहां पर अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, लेकिन यहां भी जो ये चुनाव हुए थे इसके आधार पर एक कैबिनेट फॉर्म किया गया था। ठीक है, अब कैबिनेट जो ये इसको मैं अंतरिम सरकार इसलिए बोल रहा हूं कि कैबिनेट फॉर्म किया गया था, लेकिन इन लोगों ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डिसॉल्व भी हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये एक जो लास्ट में अंतरिम सरकार है वो 1946 में बनाई गई थी, लेकिन इस समय भी ये जो जनरल इलेक्शन हुआ था उस समय भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, लेकिन इन दोनों मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा रेजिग्नेशन की वजह से मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया, मतलब सरकार आगे नहीं बन पाई। समझ में आ रही बात? यहां पर बनी थी लेकिन वो सरकार चली नहीं पाई, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच आपसी झोल की वजह से तुरंत ही डिसॉल्व हो गया, जैसे ही गठन हुआ और उसके 2 दिन बाद इन्होंने उसको डिसॉल्व भी कर दिया, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जिन्ना को लगा कि भाई हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, अब अगर अपने को बचाना है तो हमें एक सांप्रदायिक कार्ड खेलना पड़ेगा, और फिर उन्होंने 1940 में खुल के लाहौर में जो मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पाकिस्तान की मांग रख दी, और फिर इसके बाद उन्होंने ये सांप्रदायिक खेल खेलना शुरू किया। समझ में आई बात? सबको क्लियर हुआ? चलिए, ये बात हो गई। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ 163, आइए, ये कौन सा पीडीएफ था भाई? एक मिनट, मिलेगा मिलेगा, सारा पीडीएफ मिलेगा, तुम लोगों के लिए ही बना है। ठीक है, चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं मिला? चलो आज मैं बताता हूं, मैं ही भेज दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, 164, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए जी। हु प्रोफाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, दिखेगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था जी? बताइए। 164 का आंसर बताओ। गौतम ने बताया बी, डिंपल ने भी बी बताया, और
रोहित ने भी बिल्कुल। अरविंद घोष, अरविंद घोष के द्वारा आप देखेंगे शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आपको मालूम होना चाहिए। अरविंद घोष ने बाद में त्याग पत्र दे दिया था और दे के ये संत बन गए थे बाद में। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इन्होंने रिजाइन करके और ये संत बन गए थे अरविंद घोष। तो इन्होंने ये थ्योरी पास की थी शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह, कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इनका प्रतिरोध करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, अरविंद घोष। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ओ माय, अभी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, मालूम है ना तुम लोग को। अब भाई साहब 5+3+3+4 ये सिस्टम शुरू हुआ है भारत में। 5+3+3 मतलब, जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, अगर तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुमने अगर 1 साल करके इंजीनियरिंग छोड़ दी, किसी रीजन से तबियत खराब हो गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई या कोई भी रीजन से, तो तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। 2 साल अगर करके तुमने छोड़ दिया तो तुमको मिलेगा डिप्लोमा का, और 3 और 4 साल पूरा करके किया तो तुमको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या था कि अगर आपने बीच में ही ड्रॉप कर दिया, किसी रीजन से छोड़ दिया, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था जब तक आप 3-4 साल पूरा नहीं करते थे। उसके बाद क्या किया भाई साहब, आप देखेंगे बेसिक जो 2 साल का 3 साल का बेसिक प्री प्राइमरी होगा, चौथे और 5वें साल में बेसिक एजुकेशन लेगा बच्चा, मतलब हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा वो। ठीक है, 5वें। उसके बाद छठी क्लास से वो आगे पढ़ेगा और छठी क्लास के साथ उसको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, लेकिन इंग्लिश ऑप्ट करना उसके लिए कंपलसरी नहीं होगा। उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी पढ़ाया जाएगा बच्चे को छठी क्लास से। ठीक है, 6 से 9 तक। 10th जो बोर्ड है वो बोर्ड खत्म हो गया, फिर चलेगा 9 से 12 का। ठीक है, और इसमें बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब पहले क्या था कि खेल, म्यूजिक और दूसरी चीजों का अगर आप किसी के अपने सब्जेक्ट के साथ लेते थे तो वो एडिशनल माना जाता था, लेकिन अब एडिशनल नहीं होगा, वो उसके साथ मेन कोर्स में होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसके साथ पढ़ते हैं तो। ठीक है, ये कहानी मतलब इसमें एग्जाम जो हमारा सिलेबस है उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि अगर कोई बंदा 12th पढ़ के भी निकले तो उसको भी जॉब मिल सके। सर जिसको डिप्लोमा प्लस डिग्री चाहिए होगा वो कैसे लेगा? देखो, अभी ये जो 1986 के बाद 1991 में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे एजुकेशन में, लेकिन 34 साल बाद एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया है इस साल 2020 में गवर्नमेंट ने। अभी इसकी ड्राफ्ट पूरी आनी बाकी है, पूरी ड्राफ्ट आ जाए तो हमें पता चले कि किस तरीके से क्या क्या इन्होंने इसमें ड्राफ्टिंग करी है और इसके प्रपोजल्स क्या है। अभी जो मोटा मोटी जो चीज निकल के है वो मैंने आपके साथ एक नॉर्मल डिस्कशन किया है। पूरा ड्राफ्ट आ जाए तो एक बार आराम से इसको समझेंगे कि क्या क्या है। हालांकि ये तो पेपर में और पूरी तरह से इस पर आप देखेंगे आर्टिकल्स आ जाएंगे तो अपन सब लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ नवीन, पूरा हिंदी और सनातनी भाषा का इस्तेमाल करेगी सरकार, मतलब पूरी तरह से साफ गर्दा गर्दा मसान करने वाली है सरकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में शिक्षा माध्यम बना? भाई इसका आंसर तो दे दो, 165 का आंसर दीजिए। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसके काल में बना था? बताओ जल्दी, इसका राइट आंसर बताओ। बताओ भाई, राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको मालूम होगा 1833 का एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बना, और इसके साथ ही गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक नया लॉ मेंबर जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले के समय ही ये हिंदी, ये एंशियंट एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई, और फिर इसी समय इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया प्राइमरी लेवल पर। ठीक है बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162,
कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू इज रिलेटेड टू विच फील्ड? कामागाटा मारू क्या था? आंसर दो भाई। कामागाटा मारू क्या था? आंसर दीजिए। बता दिया मैंने तुम लोग को, यही क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया। राइट आंसर इज सी। एक शिप था बॉस, एक पोत। कब हुआ था जी ये कामागाटा मारू? कब हुआ था? जहाज का, पोत का मतलब जहाज होता है, शिप कह लो, कुछ भी कह लो। 1914 में नाम है बंदे का, गुरुदत्त। गुरुदत्त ने गुरु गुरुदत्त ने एक जहाज लिया और वैंकूवर की तरफ रवाना किया, जहां पर अंग्रेजों ने उतरने नहीं दिया, और फिर वहां पर इनके साथ कांड हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167। 167 का आंसर देने से पहले आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सरप्राइज क्वेश्चन क्या है जी? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना है। ये किसका कोटेशन है? मैं जब तक भारत में हूं तब तक कांग्रेस को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना है। ये किसने कोटेशन दिया था जी? ये जो कोटेशन मैंने बोला है, ये किसने दिया था कोटेशन? ये कांग्रेस लड़खड़ाती हुई एक संस्था है, और जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस के की समाप्ति में मैं अपना योगदान रखूंगा। ये किसने दिया था कोटेशन? अरे आंसर बताओ जो पूछ रहा हूं मैं। कोई नहीं बताएगा? अच्छा गौतम, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस लड़खड़ाती हुई एक संस्था है, और जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की समाप्ति में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस क्यों बोलेंगे भाई? कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलेंगे जब तक मैं भारत में हूं? क्यों भारत से कहीं और जाएंगे? रोहित, गौतम, डिम्पल, नवीन, क्या आंसर नहीं है या सर्च कर रहे हो तुम लोग? बोलो भाई, आंसर दो इसका फटाफट। आंसर दीजिए मुझे इसका। सर याद नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आया हुआ है, बीपीएससी में। ओ माय गॉड। अच्छा गौतम, पूरा आग लगा रहे हो तुम। देखो इधर, इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट दिया था भाई साहब, ये कैनिंग नहीं रोहित, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने कोटेशन दिया था। ठीक है, आइए अब यहां पर कांग्रेस से बात है तो कुछ और बातें कर लें। देखिए इधर, ये मुझे जवाब दीजिएगा, ये भी एक सरप्राइज क्वेश्चन। एक तो पहला है तड़ित चालक, और दूसरा है सेफ्टी वाल्व। इसके बारे में जानते हो क्या तुम लोग? सुना है क्या? नहीं सुना है? हम्म, नहीं सुना है जी। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में लाइन दे के पूछा है जी। ये कोटेशन क्या लिख रहे हो तुम? देखिए थोड़ा समझिएगा इधर। ये जो तड़ित चालक है और सेफ्टी वल्व, ये दोनों ही नाम दिए गए हैं कांग्रेस को। ठीक है, ये दोनों ही नाम कांग्रेस को दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके पीछे कहानी क्या है थोड़ा समझिएगा, और ये दोनों ही नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के, लॉर्ड डफरिन जब वायस राय था तो उसके काल में हुआ, और ये स्टेटमेंट दिया है लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात आप देखेंगे यहां पर कि जो मैं बताने जा रहा हूं तड़ित चालक और सेफ्टी वल्व का। चलो सबसे पहले बाटो, अंग्रेजी में तड़ित चालक को थंडर बोल्ट बोलते हैं। नाम सुना है क्या जी तड़ित तड़ित चालक का? तड़ित चालक का नाम सुना है क्या? इसका नाम सुना है? पहले ये बताओ, इसका इसका मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोग को? क्या होता है जी बताओ? तड़ित चालक का मतलब क्या होता है?
सिंपल फॉर्म बताओ। अरे तड़ित चालक का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? अरे हाँ ना रिप्लाई करो यार, बहुत लेट लगाते हो तुम लोग। हाँ ना में रिप्लाई करो कि इसका मतलब, तड़ित चालक का मतलब क्या होता है? बिजली कड़कते हुए। गौतम, बिहार में बहुत बिजली गिरी है और बहुत लोग मरे हैं इस बार। बाढ़ और बिजली दोनों ने ही इस बार बिहार पर करब अपना कहर बरपा रखा है। देखिए इधर, तड़ित चालक जो होता है वो बिजली को, बिजली से बचाता है, जिसको हम सामान्य तौर पर बिजली बोलते हैं। जैसे जितने भी बड़े मकान, होटल्स जो हैं, उनके ऊपर इस वाई आकार का एक डिवाइस लगा होता है, जो अर्थ मतलब पृथ्वी में से जुड़ा होता है, इसका केबल। और ऐसे वाई आकार का, अब जैसे मान लो बादल टकराए और उसमें वेव्स निकले, ये वेव्स गिरते हैं बिल्डिंग पर, मकान पर। तो जैसे ही गिरेंगे वो सबसे ऊपर लगा होता है, ये उसको ऑब्जॉर्व करके और अर्थ में भेज देता है। इससे क्या होगा कि उससे जो मकान या जो भी बिल्डिंग है वो उससे क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तो इट्स ए कंडक्टर, जो बिजली ये वेवलेंस को ऑब्जर्व करके और अर्थ में डाल देती है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, तड़ित चालक जो है उसको कांग्रेस से जोड़ा गया है। ठीक है, क्यों जी? तो आप देखेंगे कुछ भारतीयों ने कहा कि अंग्रेज इसका इस्तेमाल तड़ित चालक के रूप में कर रहे हैं। कांग्रेस का कैसे, कैसे तड़ित चालक के रूप में कर रहे हैं? तो उनका मानना था कि भाई हम लोगों में असंतोष की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है, और अब वो अंग्रेजों पर टूटने वाली है। मतलब असंतोष जो है वो अब विरोध में बदल रहा है, और विरोध प्रबल होगा, और अंग्रेजों के ऊपर ये अंग्रेजों के अगेंस्ट एक जबरदस्त विरोध होगा। तो इस विरोध को, इस असंतोष को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों का एक ग्रुप बना लिया, जिसमें उन लोगों को न्यूट्रलाइज करके और पूरे समुदाय को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, मान लो यूनियन आपने देखा होगा, मजदूर यूनियन। मजदूर यूनियन में मजदूर आवाज उठाते हैं, उसका लीडर एक होता है। ठीक है, और कंपनी का जो मालिक है वो सभी मजदूरों से बात नहीं करता, वो अपने केबिन में इन मजदूर यूनियन के लीडर को बुलाता है और कहता है भाई तेरे को गाड़ी दे दूंगा, तेरी तुझे कंपनसेशन दे दूंगा, पेंशन दे दूंगा और बोनस भी दे दूंगा, तू इन मजदूरों को मैनेज कर ले। और उस, आप देखेंगे लीडर को मैनेज कर लेती है कंपनी। वो आके कहता है कि भाई सुनो, अभी कंपनी की थोड़ी स्थिति खराब चल रही है, उन्होंने कहा अगले वर्ष बढ़ा देंगे, चलो आज से सब अनशन फंक्शन तोड़ो और सब काम पर लौटो। तो सब लोग उस मजदूर यूनियन की बात मान के लौट जाते हैं। मतलब लीड कौन करता है? उसका यूनियन का मालिक। तो यहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर इनको लॉलीपॉप देके और इन लोगों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये तड़ित चालक नाम दिया था भारतीयों के द्वारा। दूसरा जो है, दूसरा नाम वो है बॉस, यहां पर सेफ्टी वल्व। सेफ्टी वल्व जानते हो तुम लोग? सेफ्टी वल्व जानते हो जी? नहीं सुना है सेफ्टी वल्व? नहीं सुना है किसी ने? रोहित, सेफ्टी वल्व नहीं सुना है? डिम्पल, नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुरक्षा कवच। ठीक है। रोहित, तुमने सुना है सेफ्टी वल्व? तुमने सुना है सेफ्टी वल्व? बताओ जल्दी, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं क्या है। नहीं सुना है, वेरी गुड। तुम लोगों में से कौन कौन अपने हाथ से खाना बनाता है? बताओ, कौन कौन है जो अपने हाथ से खाना बनाता है? सभी लोग बनाते हैं, वेरी गुड। तुम्हारे घर में एक कुछ इस तरह का डिवाइस है क्या? है इस तरह का? है, कुकर, है ना? अब आइए, ये तो हो गया कुकर का हैंडल, और इसके ये हो गया इसका ढक्कन, और ढक्कन के नीचे यहां पर, इसी ढक्कन में यहां पर एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक वल्ब लगा होता है, मालूम है ना? इसको बोलते हैं भाई साहब सेफ्टी वल्व। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या है कि आप जानते हैं कि इसमें भाई साहब, कि हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें, ये इसमें गैस फॉर्म होता है,
और फिर इस गैस के भाप से जल्दी खाना पचता है, पकता है। अब आपको मालूम है कि जब अनकंट्रोल गैस होता है तो सीटी के थ्रू बाहर निकलता है। अब मान लो किसी रीजन से सीटी जो है वो जाम जाम हो गया, ठीक है, जाम हो गया, ब्लॉक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रेशर कुकर फटेगा कि नहीं? फटेगा ना, बिल्कुल फटेगा। तो जब भी मान लो सीटी जाम हो गया तो और प्रेशर कुकर फटने की स्थिति में, तो उस स्थिति में जो सेफ्टी बल्ब है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। और ओपन होके क्या होता है, ओपन होके ओपन होके जो अनकंट्रोल गैस है उससे, अनकंट्रोल जो गैस है उससे दुर्घटना होने से बचा देता है। समझ में आ रही बात? दुर्घटना होने से बचा देता है। तो अब मान लीजिए कि अगर ये सेफ्टी बल्ब नहीं खुले तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा और जो भी वहां पर होगा उसकी उसकी नशा दशा और दिशा दोनों बिगड़ जाएगी। तो इसको हम सेफ्टी बल्ब बोलते हैं। अब इसको कांग्रेस से कैसे जोड़ा? तो उन लोगों ने कहा कि मान लीजिए ये भारतीयों का असंतोष इसमें उबल रहा है और अब फटने वाला है, तो कांग्रेस जैसा एक सेफ्टी बल्ब बना देंगे और फिर इसी के थ्रू गैस जो है वो बाहर लगा निकाल देंगे। तो ये दोनों ही वर्ड जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं कांग्रेस के नाम से। इसको अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, ये इसको तो अंग्रेजों ने कहा था और उसको भारतीयों के द्वारा कहा गया था। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े हुए थे? सक्रिय रूप से नहीं जुड़े हुए थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सक्रिय रूप से नहीं जुड़े हुए थे, कौन है भाई? 167 का आंसर दीजिए, बताओ। वेरी गुड, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सामाजिक सुधारों के जन्मदाता ही थे इन्होंने। इन्होंने भी, ईश्वर चंद विद्यासागर ये भी जुड़े हुए थे, ज्योतिबा फुले भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भाई साहब एक कवि थे और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। भारत भारत दुर्दशा, मतलब कवि के रूप में इन्होंने भारत में नई जागृति लाने की कोशिश करी उस समय। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है सुधार में सक्रियता में इनडायरेक्टली तो थे लेकिन सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 168, 168 में 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बताइए भाई। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बताओ जल्दी, आंसर बताइए इसका, किसने दी थी? आंसर बताइए जी, किसने दी थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का? बताओ जल्दी। बताओ क्या हुआ, आंसर क्या है इसका? बीडी सावरकर, वासुदेव, ठीक है, राइट आंसर बीडी सावरकर। सबके आंसर सही है। अब चलो थोड़ा सा 1857 की क्रांति पूछ रहे तो कुछ और बता दो। मैं यहां पर स्थान लिख रहा हूं और आपको आपको उसके सामने भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताना है। मैंने लिखा दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, बरेली, झांसी। चलिए अब बताइए मुझे कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर कहिए इनको, और इनके साथ एक और बंदा था, इनका सेनापति, उसका नाम था बख्त खां, ठीक है। बहादुर शाह जफर और इनके सेनापति बख्त खां ने लीड किया था।
चलिए कानपुर में बताइए, कानपुर में कौन है जी, बताओ जल्दी। नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, उसके बाद लखनऊ में कौन था जी, बेगम हजरत महल। चलिए जगदीशपुर में बताइए, मैं देख रहा हूं जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, वेरी गुड। और बरेली में, बरेली में बताओ, बरेली का बताओ, बरेली का बताओ पूछ रहा हूं मैं। खान बहादुर खान, बिल्कुल, खान बहादुर खान थे बरेली में, खान बहादुर खान। अच्छा, झांसी में सबको मालूम होगा, सबको मालूम होगा झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम क्या था जी, रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम मनु था। हम्म, अभी तुमने वो मूवी नहीं देखी हैं, मूवी नहीं देखी वो, किसकी, हाँ बिल्कुल डिम्पल, उनका नाम था मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, मणिकर्णिका। ठीक है, चलिए ये होगा एक सरप्राइज क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर दीजिए। क्यों समझ में नहीं आया भाई, मूवी तुमने ठीक से नहीं देखी होगी, सो रहे होगे, उसमें समझ नहीं, हिस्टोरिकल मूवी है तो कोई कैसे नहीं समझ में आई। आइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था और किस आंदोलन में। राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। किसके द्वारा दिया गया था, बाबा के द्वारा। कब दिया गया था, 1942, लव स्टोरी। ठीक है, 1942 में बाबा ने नारा दिया था, या तो आप कर जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक है, करो या मरो का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक सरप्राइज क्वेश्चन दे दो अब यहाँ पर, ये थोड़ा इजी था, तो मुझे लगता है कि एक सरप्राइज क्वेश्चन एक बनता है, जिससे आप थोड़ा सा इस पर मतलब आंसर देने की स्थिति में हो। ठीक है, चलिए, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था जी, बंगाल और बिहार का पार्टीशन कब हुआ था, बिहार और बंगाल का पार्टीशन कब किया था अंग्रेजों ने, बताइए। बिहार और बंगाल का पार्टीशन किस ईयर में किया गया था, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी, बिल्कुल रोहित, इन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी और उन्होंने दे दी उनको गुरुदेव की, तो दोनों एक दूसरे को लेते देते थे ये लोग। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने को गांधी जी ने उपनाम दिया है और गांधी जी को उन्होंने दिया है, तो गुरु जी इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा महात्मा। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को बढ़िया लिया दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां सवाल, एक क्वेश्चन और पूछा है मैंने, वो क्वेश्चन पूछा है कि बिहार से बंगाल को कब अलग किया गया, मतलब बंगाल प्रोविंसेस से बिहार को एक सेपरेट प्रोविंसेस बनाया अंग्रेजों ने, वो ईयर कौन सा था। सर्च कर रहे हो तुम लोग, रोहित बढ़िया है, 1912, राइट आंसर इज 1912, बिल्कुल सही है रोहित, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1912 में। चलिए अब मुझे एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा, शायद उस क्वेश्चन आगे होगा। उस ये एक गाना है फेमस, उस गाने को कब गाया गया था, जादी तोरे डाक छेके उनाए टामी तोरे एकला चलो रे, ये गाना किस आंदोलन के दौरान गाया गया था, एकला चलो, बंगाली गाना है बिल्कुल, ये गाना गाया गया था चारों तरफ, आप देखेंगे गाना ये गाया गया, हर आदमी ने ये गाना गाया। ये गाना किस आंदोलन के दौरान गाया गया था, ये आपको बताना है। कौन बनेगा करोड़पति का ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा गौतम, गूगल पर टाइप करके आंसर लेते हो तुम लोग, निर्मा तरफ से दूंगा मैं तुम लोग को, तभी जल्दी जल्दी आंसर रुक रुक के आंसर देते हो तुम लोग हैं।
कोई बात नहीं, कहीं से भी आंसर तो बस याद रखना जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अच्छा, बहुत स्मार्ट। ये गाना भाई साहब बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत थी। जादी तोरे डाक से क्यों ना, तामी तोरे अगला चलो रे, ये गाना गाया था। बंगाल के सभी लोगों ने इस गाने को गाया और कहा कि भाई पूरा पूरे जोर शोर से पूरे जोश में ये जवाब देना है इस बंगाल विभाजन के खिलाफ। तो ये बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में गाया गया था। बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? बताइए भाई, सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गौतम, रोहित, क्या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तुम? अच्छा, इस पूछ रहे हो कि जादी तोरे डाक छे क्यों ना, तामी तोरे एकला चलो का मतलब क्या होता है? यही पूछ रहे हो ना? ये जो गाना गाया मैंने, इसका मतलब पूछ रहे हो तुम? अच्छा, मतलब ये होता है कि ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे तो अकेले चलने का मादा रखो। ठीक है, या तो सामने वाले को फोड़ दो या अपने को। ये वर्ड लाइन नहीं है, सिर्फ ये लाइन है कि अगर दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे तो अकेले चलने की हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। मतलब जादी तोरे डाक छे क्यों ना, मतलब अगर दुनिया में कोई साथ नहीं दे, तामी तोरे एकला चलो, तो अकेले चलो। ठीक है, एकला चलो मतलब अकेले चलो। ये है कि दुनिया में अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे तो अकेले चल लो। ठीक है, और कीर्तिमान स्थापित करके दिखा दो कि एक बार अगर कोई चीज ठान ली तो उसको करके ही दिखाया। ठीक है, यही नारा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि तुम लोग भी इस जोश और जुनून को बनाए रखोगे और इस एग्जाम को क्रैक करके दिखा दोगे कि इस कोरोना के दौरान हमने कितनी बेहतरीन तैयारी की और 2020 का जो ये एग्जाम था, इसमें कोचिंग नहीं करते हुए भी हमने इसको क्रैक करके दिखा दिया। क्या मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से पूरी तरह से आप सहमत हैं? अरे है कि नहीं है? हो कि नहीं? जल्दी हाँ में रिप्लाई करना है, बिल्कुल। आइए, तो बढ़ते हैं 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर दो रोहित, गौतम, नीरज, डिम्पल, आंसर दो। गांधी जी, गांधी जी का सर्व उदय। अब यहां इसका संधि विच्छेद करोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। सर्व उदय, सबके उदय की बात। क्या जी? तो नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज का सृजन। यही आंसर बता रहे हैं जी आप लोग, यही आंसर बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का उदय। ठीक है, 170 का आंसर नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का उदय। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल, वुड्स और गांधी व्यंगी साहब। ठीक है, देखो, गांधी जी, आपको मालूम होगा कि गांधी जी का दो मोटिव थे। क्या? तो आंदोलन विराम आंदोलन। गांधी जी इसी ट्रिक पर चलते थे बॉस, आपको मालूम होना चाहिए। ये आंदोलन की सही रूपरेखा है, मूवमेंट रेस्ट, मूवमेंट रेस्ट। ठीक है, ऐसा क्यों जी? तो ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए आपने आंदोलन किया, आंदोलन को अगर लंबे समय तक आप सस्टेन करना चाहते हैं तो एक वक्त के बाद आपको विराम देना पड़ेगा। वो आंदोलन लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा हो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उसमें कितना जोश में भरे। या आप देखेंगे अभी सीए के विरुद्ध आंदोलन हुआ, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर उसके बाद लोग धीरे धीरे छिटकने लगते हैं। लोग तो चलो यार अपना काम करेंगे, यही बैठ के काम कब तक करेंगे। तो एक एक समय सीमा के बाद आंदोलन जो है वो धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगता है। तो गांधी जी इसी इसी स्ट्रक्चर से चलते थे ताकि आंदोलन में के जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज ना हो, और हमेशा जब भी मैं आह्वान करूं तो लोग हमेशा तैयार हों। ठीक है, तो आंदोलन और आंदोलन के बाद विराम करते थे, रेस्ट करते थे। रेस्ट का मतलब आराम नहीं कर रहे हैं, खाट पे लेट के चिल नहीं मार रहे हैं, चिलम चिली नहीं कर रहे हैं। इन रेस्ट के दिनों वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके यहाँ जाके
उनका सामाजिक उत्थान करते थे, उनके नैतिक जो मूल्य है उनका ग्रोथ करते थे, साफ सफाई और दूसरी चीजों के बारे में उनको अवेयर करते थे और अगले आंदोलन के लिए उनको भी तैयार करते थे। आपको मालूम होगा शुरू के जो आंदोलन है उसमें इलीट क्लास ने ही पार्टिसिपेट किया है, लेकिन गांधी जी इन विराम के दिनों में समाज का जो निचला तबका है उनके साथ भी उन्हीं के रहते, उन्हीं के खाते, उन्हीं के सोते और उनके नैतिक मूल्यों को अपग्रेड करते, बढ़ाते और उनको अगले आंदोलन के लिए तैयार करते। तभी तो गांधी जी के एक आह्वान पर पूरा समाज उठ खड़ा होता था, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें। ठीक है, तो यहां पर विराम में इनके नैतिक मूल्यों में को बढ़ाना और इनको नए आंदोलन के लिए तैयार करना या प्रेरित करना। तो इस रूपरेखा के तो यहां पर नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का, जहां पर राम राज्य हो, सभी लोग समान हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जाति धर्म के आधार पर कोई मूल्यांकन ना हो। तो ऐसे मूल्य, अगर नैतिक मूल्य होंगे तो कभी भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नीचा नहीं दिखाएंगे और किसी को कम नहीं आंकेंगे। ऐसे समाज की स्थापना का उद्देश्य गांधी जी रखते थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। 170 का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171 आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन, सब लोग आंसर दें। राइट आंसर इज बी। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे है इसका। ठीक है, उससे है। ठीक है, राइट आंसर 171 का बी। चलिए अब एक सरप्राइज क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए। एक किताब है बॉस, अल हिलाल, अल हिलाल, और दूसरा है गुबारे खातिर, गुबारे खातिर। ये दो किताबें हैं, इन दोनों किताबों की रचना किसके द्वारा की गई, इसका नाम बताना है आपको, एकदम फटाफट, फास्ट। तो अब मैं समझूंगा कि पता है। अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी टाइम लगाया तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग इधर उधर अल हिलाल कर रहे हो तुम लोग। नहीं पता? बिल्कुल, गौतम ने आग लगा दिया भाई साहब। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने ये दोनों किताबें लिखी हैं। क्या? अल हिलाल, अल बिलाल और गुबारे खातिर। ये दोनों किताबें की रचना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इनका जन्म मक्का में हुआ था और ये आप देखेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण रोल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 172, 172 का आंसर बताइए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला किसने लिखा था? गुरुदेव। कौन है भाई गुरुदेव? राइट आंसर नवीन, गौतम, रोहित, एकदम आग लगा दिया तुम लोगों ने। राइट आंसर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये भी गाना भाई साहब 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था, अमर सोनार बंगला, जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इसको बंगाल विभाजन के दौरान, जो गीत मैंने बताया था अभी, जादी तोरे डाक छे क्यों ना और अमर सोनार बंगला, इसका मतलब होता है हमारा प्यारा बंगाल, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है। समझ में आ रही बात? नेशनल सॉन्ग, अकेले चलो कोई चले ना चले। ठीक है, तो 1905 में इसकी भी रचना करी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब यहां पर आपको एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सरप्राइज क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। ये कोटेशन किसने दिया था उनके बारे में? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था जिन्ना साहब को, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। सोचिए भाई साहब कितना जबरदस्त कोटेशन दिया है। और ये लाइन किसने कहा था जिन्ना के बारे में, बताओ? गौतम, एकदम आग लगा दिया तुमने। ये भाई साहब सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, कि ये हमारे जिन्ना साहब एक दूत हैं। ठीक है, चलिए एक और सरप्राइज क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और
विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने लगाया था? ये चलो इसको छोड़ दो। ये चलिए अब एक और क्वेश्चन बता दीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताओ। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? बिल्कुल नवीन सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए जी। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस लीडर थे इस समय। ठीक है। 3 सदस्यीय ये आयोग कमीशन था, कैबिनेट मिशन। ठीक है। जिसको लीड कर रहे थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कैबिनेट मिशन था ये आया, एक तो ये इस कैबिनेट मिशन आया क्यों? रीजन इसके आने का मोटिव क्या था? क्यों आया? ठीक है। बिल्कुल। एवी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस और बिल्कुल। अच्छा नवीन कह रहे हैं संविधान बनाने के, वो जांच के लिए आया था सर। अच्छा किस चीज के जांच के लिए? संविधान सभा बनाने आया था। देखिए कैबिनेट मिशन को भेजने वाला जो बंदा था उसका नाम था क्लीमेंट एटली। ठीक है। क्लीमेंट एटली के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब चुनावी कैंपेन में क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी थी कि अगर मेरी सरकार बनती है, मैं चुनाव में जीत जाता हूं, तो जितने कॉलोनियल कंट्री हैं, औपनिवेशिक देश जिनको हमने गुलाम बना रखा है, उनको हम मुक्त कर देंगे। ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे क्लीमेंट एटली जीत गया। तो इसने 3 सदस्यीय एक आयोग बनाया और कहा कि तुम भारत जाओ और भारत जाके भारत के लोगों से मिलो और उनको कहो कि हम लोग आपको जल्दी ही आजादी दे देंगे। आप आजादी के बाद मतलब कैसे आजादी लेंगे और कैसे रहेंगे, उसके लिए आप अपना अपना एक ड्राफ्ट तैयार करें। और इसी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर जुलाई 1946 में क्या हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। ठीक है। जिसमें 389 मेंबर्स थे संविधान सभा में। अब संविधान सभा के पहले टेम्पररी चेयरमैन कौन थे जी? संविधान सभा के सर भारत के आजाद होने के बाद कैसे राजनीतिक व्यवस्था चलेगी? आजादी के पहले नहीं, मतलब कैसे पावर ट्रांसफर करेंगे, व्यवस्था रखेंगे, उसके लिए। बिल्कुल सच्चिदानंद सिन्हा। तो 389 मेंबर्स का एक और टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसके साथ ही इनकी कहानी शुरू हुई। वो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें इसके आगे देखेंगे कि इसके परमानेंट चेयरमैन कौन थे, कैसे इसका निर्माण हुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया, उसको कब अडॉप्ट किया गया, फिर उसके ड्राफ्ट कैसे तैयार किया गया, कौन कौन सी समितियां बनी थी, ये सब बात की बातें हैं। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 174। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? बताइए। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था भाई? बताओ इसका आंसर। बताओ सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? बताइए इसका आंसर। 174 का आंसर बताओ। हम्म बिल्कुल। बाबा ने, ये भी बाबा के साथ ही रहती थी, तो महात्मा ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम दिया था। ठीक है। भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल को हिंदी में बोलते हैं बुलबुल, तो भारत की बुलबुल कहा था 174 में। चलिए यहां एक सरप्राइज क्वेश्चन बताइए। लाल कुर्ती, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है जी? लाल कुर्ती के नाम से
किसे जाना जाता है, या किसका लोकप्रिय नाम है ये लाल कुर्ती? खान बाबा। कौन से खान बाबा? बहुत सारे खान हैं। सर सैयद अहमद खान है, अबुल कलाम आजाद है। कौन खान है भाई, पूरा नाम लिखो। बिल्कुल। जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। उन्हें उनको ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये उनके प्रसिद्ध नाम हैं। चलिए, एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दे आप। और वो सरप्राइज क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? सीपीआई की स्थापना कब हुई भारत में जी? सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई भारत में? बताइए जी। गलत। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, मतलब कब अस्तित्व में आया? गलत आंसर है गौतम। और इसके लीड चीफ कौन थे? बताओ रोहित, क्या हुआ? गौतम, जितेंद्र, डिम्पल, क्या हुआ, सो गए सब? नहीं रोहित, पहली बार ये अस्तित्व में आया था 1921 में। ठीक है। और इसको लीड करने वाले थे एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, पहली बार 1921 में अस्तित्व में आया। और मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसको लीड किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और चीज बता दो, एक और क्वेश्चन यहां पर। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना किसने करी थी जी? और कब कब करी थी? थोड़ा सा इसका आंसर बताइए मुझे। सॉरी, और वाली पार्टी है क्या? बिल्कुल गौतम, 1932 है। और किसने? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना करी थी। एक मैगजीन भी महात्मा गांधी ने लिखा था, कौन सा? हरिजन। ठीक है, हरिजन लिखा था। एक मैगजीन भी जारी की थी इनके नाम पर, हरिजनों के विकास के लिए। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए यार। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल राइट आंसर, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इज राइट आंसर। अच्छा, मुझे एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सरप्राइज क्वेश्चन। उनका नाम बता, उसको बारे में बताना। मैं, मैडम, बताइए इन दोनों का संबंध किससे है? बताओ भाई, आंसर बताओ। मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? बताओ जल्दी। फंस गए ना? मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट किससे संबंधित हैं? बताइए जल्दी। अभी फंस गए ना? हैं, अभी कह रहे थे कि एनी बेसेंट है। मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट। आ गए आप लाइन में। राइट आंसर ये नहीं है भाई साहब, एनी बेसेंट नहीं है। एनी बेसेंट ने तो होम रूल लीग की स्थापना करी थी, मालूम है ना? होम रूल लीग। और इसमें तिलक ने सहयोग किया था होम रूल लीग में। हैं, फटाफट आंसर देते हो तुम लोग, नाम ही पहली बार सुना है।
तो फिर रोहित आंसर कैसे लगा रहे थे एनी बेसेंट? बोलो। जब नहीं पता था तो ऐसे ही आंख बंद करके आंसर लगा रहे थे। गौतम, हैं? गौतम आंसर दे रहे थे एनी बेसेंट। अब बता दो कि इसकी फाउंडर है ये, या इसकी फाउंड या इसकी ये इसकी फाउंडर है। राइट आंसर बताओ, बताइए। राइट आंसर बता दीजिए मेरे लाल। राइट आंसर बताइए। इसकी स्थापना बता दो। ये तो 1916 है, और ये कब है? यही तो, ये बात ध्यान रखनी है आपको। समझ में आई बात? तो तुम लोग कैसे एनिमेशन किस आधार पर लगा रहे थे, थोड़ा मुझे बताना। बताओ, किस आधार पर तुम लोगों ने तुक्का लगाया था कि इसका नाम आंसर क्या है सर? इसके आंसर है ही नहीं इसमें। इसका राइट आंसर वही है जो मैंने लिखा है। इसमें जो चारों आंसर है वो गलत है रोहित। चारों आंसर गलत है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साफ साफ बता देता हूं। हाँ, बोनस है। बिल्कुल बोनस हुआ। देखो, मैं तुम लोग को आंसर बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? देखो, एनी बेसेंट ने, एक मिनट, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में। और इस होम रूल लीग में एनी बेसेंट के साथ थे तिलक भी। तिलक भी शामिल थे, और आपको मालूम होगा कि तिलक की मृत्यु के बाद ये लीग भी खत्म हो गया, ठीक है? उसके बाद ये जो मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और इसके इसकी फाउंडर मेंबर थी मैडम, इनका नाम ही था मैडम ब्लाटवस्की, ठीक है? और इसके अध्यक्ष थे कर्नल अलकाट। अध्यक्ष थे ये कर्नल अलकाट, ठीक है? ये नाम आपको ध्यान में रखना है थियोसोफिकल सोसाइटी के रिगार्डिंग। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ यहां? क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, क्लियर? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? बताओ। यहां से मैं 3 क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगा इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। रोहित, होम रूल लीग आप देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल लीग शुरू किया था, लेकिन तिलक के मरने के बाद जो खत्म हो गया। 176 का आंसर दीजिए सर। 176। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के लीडरशिप में हुई। कब? 1784 में। अच्छा, इस समय गवर्नर कौन था जी? इस समय गवर्नर कौन था जब इसकी स्थापना हुई थी? अरे 1948 का 84 कैसे हो गया नवीन? 1984 में हुआ था क्या? उस समय सिख दंगा हुआ था 1984 में नवीन। इस समय था वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है क्या? क्या है जी ये? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है क्या? इसका नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? विलियम विल्किंस का नाम सुना है क्या? विलियम विल्किंस का नाम सुना है क्या? बिल्कुल।
इसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। कब? इसी समय। विलियम विल्किंस ने इसी समय ये, अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, ये था कि भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बन के आया तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम लोग कोई भारत में युद्ध नहीं लड़ना चाहते। अब तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि ये पता करना है कि भारतीयों की नब्ज क्या है और कैसे हम इन पर लंबे समय तक युद्ध कैसे हम इन्हें इन पर लंबे समय तक राज कर सकते हैं और इनका एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। तो भारतीयों की नब्ज जानने के लिए इन्होंने भारत के सभी धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ थे, उनको उनका ट्रांसलेट करने, उनको स्टडी करने के लिए विलियम जोन्स की अध्यक्षता में 1784 में इसकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और इसमें सबसे पहली बार विलियम विल्किंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और समझा गया क्या है इन भारतीयों की मानसिकता। ठीक है, तो ये उससे संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बताओ भाई। बजट बजट पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ, किसके टाइम पीरियड में, और कब हुआ ये भी बताना है। आंसर बताइए। व्हेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बजट? बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। जल्दी, किसके काल में? बताओ। देखिए, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। राइट आंसर इज कैनिंग, और ये टाइम था 1860। 1860 में लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, और जो भारतीय बजट के पापा हैं उनका नाम है, देखिए मैं कुछ फैक्ट्स यहां पर तुम लोग को बताना चाहता हूं। वो फैक्ट्स थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि वो फैक्ट्स क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले कहता है भारत में बजट कब पेश किया गया था, तो पेश किया गया था कैनिंग के काल में और टाइम था 1860 का। कैनिंग का आप देखेंगे ये वित्त मंत्री था, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट था उसको संभालता था, और इसी ने पहली बार 1860 में ये पेश किया था बजट। बजट जो मूलतः वर्ड है ये कुछ नहीं अपने आप में, बजट जो है ये बूजे से बना है। ठीक है, बूजे जो है एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला, और इसी से चमड़े के थैले से बूझे बूझे करते करते बजट बन गया। ठीक है, और आप देखेंगे आजादी के बाद पहला बजट आप देखेंगे 1947 में पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? आर के सनमुखम सनमुखम चेट्टी जो थे उनके द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्रता के बाद पहला बजट। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहित, तभी तो निर्मला सीतारमन के देखो, मैं अब ये जो तुमने रोहित सवाल पूछा है इसमें पहले क्या था कि एक सूटकेस में लेदर बैग में लेके आते थे, और आपने देखा होगा कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करता था तो फोटो खिंचवाते थे तो लेदर बैग में था। तो अभी ये जो परंपरा शुरू हुई है लाल कपड़े में लपेटकर, लाल कपड़े में लपेटकर, ये परंपरा शुरू हुई है लास्ट ईयर से। क्यों? क्योंकि भारत में जो सनातनी परंपरा है उसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। अपने यहाँ का कल्चर नहीं है। अपने यहाँ कल्चर था कि जो अभी भी देखेंगे आप अपने घरों में, तो जो जमीनों के दस्तावेज है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको लाल कपड़े में लपेट के और बक्से में रखते हैं अपन लोग और फिर उससे निकालते हैं। या आप रजिस्ट्री में ऑफिस में जाएंगे या ऑफिस में तो लाल कपड़े में फाइल में लपटी होगी।
तो यहां पर हमने उन्हीं सनातनी परंपरा को दोबारा से इंजेक्ट किया है। इसलिए पिछली बार से निर्मला सीतारमन जो है वो लाल कपड़े में लपेट के अब वो बजट लेके आती हैं, लेदर के बैग में नहीं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जितने भी वित्त मंत्री हैं उन सब ने लेदर के बैग में वो लेके आते थे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? तो ये पिछली बार से परंपरा शुरू हुई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे 1924-25 के बाद अभी 2017 से जो रेल बजट था, रेल बजट और आम बजट, ये दोनों ही अलग अलग पेश किए जाते थे 1925 से। दोनों रेल बजट और आम बजट दोनों सेपरेट पेश होते थे, लेकिन 2017 से ये दोनों ही एक हो गए, मतलब इसको मर्ज कर दिया गया आम बजट में रेल बजट को। अब दोनों अलग पेश नहीं होंगे, क्योंकि अलग पेश होंगे तो फिर अलग टाइमिंग होगी और कोई अलग पेश करने का मतलब नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में तो अलग पेश करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का मोटिव था ट्रेन से रेल से मुनाफा प्राप्त करना और उस पर स्पेशल फोकस करना। लेकिन अब हमारे देश में ऐसी परंपरा खत्म कर दी गई। तो आप देखेंगे 90-97 साल बाद ये परंपरा भी खत्म हुई है 2017 में। ठीक है, समझ में आई बात? आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर दीजिए। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? मतलब वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था अपने देश में? बताइए, किसने इंट्रोड्यूस किया था जी वेस्टर्न एजुकेशन? बताओ, रिप्लाई करो फटाफट, फटाफट रिप्लाई कीजिए। राजा ने, ओए होए नवीन, राजा। ठीक है, राजा राममोहन राय ने भाई साहब पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया भारत में। क्यों भाई? राजा राम मोहन राय का कहना था कि जो रूढ़िवादी परंपरा है हमारे देश में, ऑर्थोडॉक्स, जिसमें हम अपने लैंग्वेज पढ़ के, हम अपनी किताबें पढ़ के और फिर उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज को सोचते हैं, तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया ताकि लोगों के अंदर विदेशों में जो अवेयरनेस आई है, पुनर्जागरण जो है, उससे भी हम अपने कल्चर को, हम अपने समाज को जोड़ सके और देखें कि समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है और जो हम जिन परंपराओं को हम मान रहे हैं वो कितना तर्कसंगत है आज के डेट में। तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया ताकि हम अपने आप को विश्व के दूसरे कल्चर से जोड़ के और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर सके। ठीक है, तो आप देखेंगे इन्हीं के काल में इसकी शुरुआत हुई और बेंडी का काल था ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने भी प्रमुखता दी इस एजुकेशन को ताकि हम अपने को वेस्टर्न एजुकेशन से जोड़ के हम अपने कल्चर को वो कर सकें। ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 का आंसर दो। सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। मैं इस पर एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और आपको उसका आंसर देना है। आंसर दीजिए इसका, 179 का आंसर दीजिए। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? कहां हुआ था जी गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह? आंसर दो फटाफट। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? रिप्लाई करो मुझे। रिप्लाई करो फटाफट।